जैन साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर कम से कम यूपी पुलिस का तो कंप्लीट कोर्स करा दीजिए। तो देखिए, यूपी पुलिस का जो आपका जीके वाला पोर्शन है और हिंदी वाला है, इन सबको मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। और आपको मैं वो अचूक प्रश्न दूंगा जिससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कवर होंगे ही, आने वाले संभावित सभी जीके के प्रश्नों को भी मैं कवर कर दूंगा। तो समय गंवाए बिना चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दूं, देखिए इस चैनल पे अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। देखिए, यूपी का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न ना रिपीट हुआ हो। देखिए, उत्तर प्रदेश को पहले जो है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इसको याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश को पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। और देखिए, यूपी में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का क्या नाम है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी रहे थे। और जो आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे और ये भारत के चौथे गृह मंत्री भी रहे थे। तो एग्जाम में देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न आपसे और बना के यहाँ से कट के पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे। तो ये थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। देखिए, सन 1957 में जो आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये एक्स्ट्रा प्रश्न है आपके लिए। और देखिए, गृह मंत्री के रूप में इनका जो मुख्य योगदान था, ये भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करना था तथा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना था। तो देखिए, सभी प्रश्नों में मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा उससे 2-3 प्रश्न आपके और तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए, कई सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे। इनका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। और ये सबसे अधिक लंबे समय तक जो है चीफ मिनिस्टर रहे थे। और ये भारत के चौथे होम मिनिस्टर भी रहे थे, ठीक है। बाकी चीज़ें जो मैंने बताई उसको याद रखिएगा। 1957 में इनको भारत रत्न मिला था। और देखिए, तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे त्रिभुवन नारायण सिंह। देखिए, त्रिभुवन नारायण सिंह के बारे में बता दूं, इनका जन्म हुआ था 8 अगस्त 1904 को बनारस में। और ये जो है शास्त्री काशी विद्यापीठ वाराणसी से जो है शिक्षित थे। और ये अक्टूबर मतलब 8 अक्टूबर 1970 से 4 अप्रैल 1971 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सबसे अल्प समय तक चीफ मिनिस्टर कौन रहे थे, त्रिभुवन नारायण सिंह। ये 8 अक्टूबर 1970 से 4 अप्रैल 1971 तक मुख्यमंत्री केवल रहे थे। बाद में इनको जो है पश्चिम बंगाल का राज्यपाल अपॉइंट कर दिया गया था। और चौथा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मतलब उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये हमें लगता है कि सभी परीक्षाओं में यूपी पीसीएस तक में भी पूछा जा चुका है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। प्रोसेस क्या है, इसको मैं आपको केवल 2 लाइनों में बताऊंगा, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे हम। देखिए, राज्य विधानसभा चुनाव के बाद, यानी कि जब विधानसभा चुनाव होता है स्टेट में, तो उसके बाद जो राज्यपाल होता है, ये सामान्यतः सरकार बनाने के लिए जो बहुमत वाला दल होता है, यानी कि जिसको सबसे अधिक सीटें मिली होती है विधानसभा में, या फिर गठबंधन वाले टीम को। यानी कि देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में आपकी 403 प्लस 1 विधानसभा सीटें हैं, मतलब 403 पे चुनाव होता है, एक जो है मनोनीत होता है। तो 403 में से जो सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी होती है या फिर गठबंधन वाली पार्टी को राज्यपाल इनवाइट करता है कि आओ बहुमत साबित करो और अपनी सरकार बनाओ, ठीक है। इस प्रकार से सरकार बनती है। तो उस प्रकार से देखिए, अगर जो बहुमत दल का नेता होता है चुना जाता है, वो अगर बहुमत सिद्ध कर देता है, तो राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री के पद पर जो है नियुक्त करता है, उसको शपथ वगैरह दिलाता है, जिसकी कैबिनेट विधानसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, ठीक है। और पांचवा है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो क्लियर हो गई। राज्यपाल की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, ये राष्ट्रपति के द्वारा होती है। देखिए, यूपी क्या, भारत के लगभग सभी राज्यों की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद है, वो आपका है 155। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में राज्य का जो प्रमुख होता है, चीफ होता है, वो राज्यपाल होता है। और देखिए हर राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और ये राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। कहने का मतलब यह है कि जो राज्यपाल होता है उसका नियुक्ति कैसे होता है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो कहता है कि भाई फला आदमी को जो है बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छे व्यक्ति है, इनको राज्यपाल अपॉइंट कीजिए, तो राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देता है, सिग्नेचर करके ओके कर देता है। लेकिन एक खास बात और है, देखिए राज्य का जो चीफ होता है यानी कि हेड होता है वो राज्यपाल तो होता है, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री के निर्देश पर काम करता है, सलाह पर काम करता है। मुख्यमंत्री कहता है कि साहब ये बिल पास करना है और इसको पास कर दिया जाए, तो जब तक राज्यपाल उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक वो बिल जो है कानून नहीं बनता है। ठीक है। और देखिए सामान्यतः राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ये 5 सालों का होता है। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा गया है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 सालों का होता है। और चीफ मिनिस्टर का भी लगभग लगभग क्या मतलब 5 सालों का ही होता है। परंतु राज्यपाल जो होता है ये इस अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो राज्यपाल है ये 5 साल कंप्लीट करे, सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक है। अगर राज्यपाल का मन किया कि भैया अब हम काम नहीं कर पाएंगे, थक गए हैं, तो ये इस्तीफा दे सकता है। किसको देगा? ये इस्तीफा देगा राष्ट्रपति को। ठीक है। राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा कि अब हम राज्यपाल के रूप में फला राज्य में काम नहीं करेंगे। और छठवां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो देखिए विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। ठीक है। और किन कंडीशन में विधानसभा को भंग किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, ध्यान सुनिए। देखिए मुख्यमंत्री के अनुरोधों पर राज्यपाल के द्वारा विधानसभा को 5 वर्ष पूरे होने से पहले भंग किया जा सकता है। यानी कि मुख्यमंत्री अगर कहे कि भैया हम शासन नहीं चला पाएंगे, अब विधानसभा को भंग कर दीजिए, तो राज्यपाल विधानसभा को भंग कर देगा। देखिए प्रत्येक विधानसभा जो होती है इसका कार्यकाल 5 सालों का होता है, जिसके बाद चुनाव होता है। और देखिए आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के दौरान इस काल को बढ़ाया जा सकता है या इसे भंग किया जा सकता है। यानी कि अगर देश में इमरजेंसी लग गई है तो उस समय जो है विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल भी हो सकता है जब तक इमरजेंसी रहेगी, या फिर विधानसभा को पहले ही भंग किया जा सकता है, यानी कि 3-4 साल में ही भंग किया जा सकता है। ठीक है। ये केवल कंडीशन है इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के समय के लिए। देखिए विधानसभा का जो सत्र होता है ये आपातकाल के दौरान 6 महीने के लिए बढ़ाया सकता है, यानी कि पहले 6-6 महीने के लिए बढ़ेगा। और देखिए विधानसभा को बहुमत प्राप्त या गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त होने पर भंग किया जा सकता है। सातवां प्रश्न हमारा है अशोक द्वारा निर्मित भारत का जो राजकीय चिन्ह है सिंह स्तंभ, ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए जो सिंह स्तंभ है ये आपका है सारनाथ, ये हमारा राजकीय चिन्ह भी है, आपने नोटों वगैरह देखा होगा, कई कई जगहों पे भी देखा होगा। देखिए सारनाथ में अशोक का जो चतुर्मुख सिंह स्तंभ है ये भगवान बुद्ध का मंदिर, धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर और मूलंग मूलंग धकुटी और नवीन विहार इत्यादि दर्शनीय है। ठीक है। याद रखिएगा सारनाथ में है सिंह स्तंभ। ठीक है। कितने लोग सारनाथ गए हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। आठवां प्रश्न है कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? देखिए ये भी बहुत बार पूछा गया है। देखिए आपको बता दें मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग। ठीक है। तो मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग ये तीनों जो है गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के व्यवसाय, शिक्षा और कला के जो है प्रमुख केंद्र थे। इनमें से प्रयाग आपका अभी भी शिक्षा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। बहुत सारे बच्चे इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में रह के तैयारी कर रहे होंगे। तो कितने लोग इलाहाबाद में हैं प्रेजेंट टाइम में वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मथुरा, कौशाम्बी, प्रयाग याद रखिएगा ये गुप्त काल में व्यवसाय, शिक्षा और कला के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। और इतिहासकारों के द्वारा इस गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। ये अलग से प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किस काल को इतिहासकारों के द्वारा भारत का स्वर्ण युग माना जाता है, तो गुप्त काल को जो है भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए गुप्त काल के बारे में थोड़ा सा बात करें तो गुप्त काल की राजधानी थी पाटलिपुत्र यानी कि पटना, और भाषाएं उस समय बोली जाती थी संस्कृत और प्राकृत, और धार्मिक समूह था उस समय हिंदू धर्म, जैन धर्म, यानी कि गुप्त काल में हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों बहुत प्रचलित थे।
और शासन था पूर्ण राजशाही टाइप का, मतलब राजा होता था पूरे शासन को कंट्रोल करने वाला। और उस समय देखिए गुप्त काल में कुछ राजाओं ने महाराजाधिराज की जो है उपाधि धारण की थी। ये थे श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त और विष्णुगुप्त। ठीक है, जो श्रीगुप्त था इसका शासनकाल था 240 से 280 ईस्वी, और उसके बाद फिर जो आपका चंद्रगुप्त था इसका शासनकाल था 319 से 335, मतलब ये चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, और जो आपका विष्णुगुप्त था इसका शासनकाल 540 से 550 ईस्वी था। ठीक है, और गुप्त वंश के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, क्योंकि गुप्त वंश से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए गुप्त साम्राज्य का जो उदय है ये 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में हुआ था। तो इलाहाबाद के जस्ट बगल में ही कौशाम्बी है, अभी भी कौशाम्बी को कौशाम्बी ही कहा जाता है, इसका नाम परिवर्तित नहीं किया गया था। तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय है ये 3री शताब्दी के अंत में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में हुआ था। और श्रीगुप्त जो था इसने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था। गया आपका बिहार में है, जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ने 500 वर्ष बाद सन 671 से 695 ईस्वी के बीच में किया था। देखिए ये चीज़ एग्जाम में पूछी गई, इसलिए मैंने इसको जो है पॉइंट वाइज जो है यहाँ पे दे दिया है। देखिए एग्जाम में ये प्रश्न घुमा के कैसे पूछा गया कि किस गुप्त शासक ने जो है चीनी यात्रियों के लिए कहाँ पर जो आपका गया है बिहार का, वहाँ पर एक जो है मंदिर बनवाया था, मतलब चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था। तो ये शासक था श्रीगुप्त। और इसका उल्लेख किस चीनी यात्री ने किया है? इत्सिंग ने किया है। देखिए पुराणों में ये कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा, द्रोणी, प्रयाग, साकेत, अयोध्या तथा मगध में फैला था। यानी कि जो आपका अभी अयोध्या में, देखिए अयोध्या बहुत हाईलाइट था अभी, तो अयोध्या, प्रयाग यानी इलाहाबाद, मगध, ठीक है, यानी कि आपका लखनऊ उखनऊ का इलाका जो है, तो इन सभी इलाकों में गंगा की द्रोणी में यानी गंगा नदी के किनारे किनारे जो है पूरा फैला हुआ था। गंगा नदी आपको पता है कि ये आपका उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी, फिर उसके बाद बिहार से होते हुए फिर ये कई राज्यों में और प्रवेश करती है और जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो गंगा नदी के बारे में कभी और हम बात कर लेंगे, अभी हमारा इतिहास पे फोकस है। देखिए जो चीनी यात्री इत्सिंग है इसके अनुसार मगध के मृग शिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था तथा मंदिर के व्यय में 24 गांवों को दान किए थे। ठीक है, और देखिए भारत का एक बहुत ही महान शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और इसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। देखिए प्रश्न एग्जाम में ये घुमा के पूछा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त वंश के शासक ने जो है मतलब कौन सा गुप्त वंश का ऐसा पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। और देखिए प्रोफेसर R.S. वर्मा के अनुसार गुप्त शासक वैश्य यानी कि बनिया बिरादरी के थे और क्षत्रिय कुल में विवाह करने के बाद इनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। देखिए अभी भी आप इलाहाबाद में जाएंगे तो वहाँ पे बनिया बिरादरी के लोग बहुत मिलेंगे। ठीक है, यानी गुप्ता टाइटल वाले लोग बहुत मिलेंगे। तो उसी बिरादरी के थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, बाद में इन्होंने क्षत्रियों की लड़कियों से विवाह कर लिया और इनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई और इन्होंने पूरे इंडिया पे मतलब एक छत्र राज किया था। और 9वां प्रश्न है बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? देखिए बौद्ध धर्म की बात हो रही है, तो बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है इसका उदय उत्तर प्रदेश में सारनाथ में हुआ था। और 10वां प्रश्न हमारा है किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? तो देखिए सन 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस रखा गया था। देखिए आज़ादी के पहले उत्तर प्रदेश जो है ये यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से जाना जाता था, यानी कि यूपी का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। और देखिए अप्रैल 1937 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस किया गया, यानी कि 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस नाम हुआ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के बाद। ठीक है, और आज़ादी के बाद फिर 24 जनवरी 1950, डेट याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को ये संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश में तब्दील हो गया। तो ये डेट याद रखना आपको कि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की जो क्रांति है, ठीक है, इसका आरंभ सर्वप्रथम किस नगर में हुआ था? तो देखिए 1857 की क्रांति है ये मेरठ से शुरू हुई थी
और 10 मई 1857 के दिन मेरठ से आज़ादी के पहले आंदोलन की शुरुआत के बाद पूरे देश में ये आंदोलन फैल गया था। 1857 की क्रांति के बारे में कभी और डिटेल बताऊंगा, अभी उतना ही जानिए। मेरठ से जो है बिगुल बजा था 1857 की क्रांति का। 12वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य कब बना। देखिए उत्तर प्रदेश जो है ये भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। देखिए साल 1950 में भारत के पहले जो गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी कि सी राजगोपालाचारी, इन्होंने 26 जनवरी बृहस्पतिवार के दिन 10:18 पर भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। इसको याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था। देखिए लखनऊ के पास है काकोरी स्टेशन, वहीं पे ये कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। देखिए काकोरी कांड के लिए हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र नाथ लोहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह समेत कुल 10 क्रांतिकारियों को याद किया जाता है। तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र कांड। 9 अगस्त 1925 याद रखिएगा। 14वां कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है। देखिए बुलंद दरवाजा आपका जो है फतेहपुर सिकरी में है, और बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर जो आपका फतेहपुर सिकरी नामक स्थान है वहाँ पर है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। 15वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पे स्थित है। तो देखिए जो चौखंडी स्तूप है वो आपका सारनाथ में स्थित है, कुछ इस प्रकार से ये दिखता है। देखिए चौखंडी स्तूप बनारस उत्तर प्रदेश से 13 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ में स्थित है। तो अगर बनारस जाइए तो वहाँ से सारनाथ के लिए ऑटो पकड़िए और जाके इस स्तूप को आप देख सकते हैं। 16वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है। देखिए लाल किले दो हैं, इसीलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं, एक आगरा में है, एक आपका दिल्ली में है। तो जो उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पे लिखा भी है उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका आगरा में है। और शाहजहां ने 1638 में आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाया था तथा दिल्ली के लाल किले का निर्माण प्रारंभ किया था। और अनेक मुस्लिम विद्वानों ने बताया कि इसका निर्माण 1648 में पूरा हुआ था। ठीक है, मतलब लगभग 10 साल लगे होंगे। और 17वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है। तो देखिए जोधाबाई का महल जो आपका है फतेहपुर सिकरी में स्थित है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। और जोधाबाई का महल आगरा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल फतेहपुर सिकरी में है, इसको याद रखिएगा। और 18वां है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई यानी कि जो माचिस है इसको बनाने का कारखाना नहीं है। देखिए प्रश्न को पढ़िएगा, नहीं है, ठीक है। तो देखिए आगरा में नहीं है, बाकी बरेली, इलाहाबाद और सहारनपुर, इन तीनों जगहों पे जो है दिया सलाई बनाने का कारखाना है यानी कि माचिस बनाने का कारखाना है। आगरा में चमड़े वगैरह का उद्योग थोड़ा सा ज़्यादा है, पेट्रोलियम का संशोधन होता है। 19वां है उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने आपके जो है चुर्क और डल्ला में स्थित हैं। ठीक है, याद रखिएगा चुर्क और डल्ला यहाँ पर सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। 20वां है कि उत्तर प्रदेश का जो सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है ये कौन सा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है ये आपका है लखनऊ। और 21वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश कितने मंडल मतलब कितने मंडलों में विभक्त है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं। ठीक है, और 75 जिले हैं, इसको याद रखिएगा। देखिए ये मंडल कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में जो पहला मंडल है आपका अलीगढ़ मंडल है, फिर आगरा मंडल, फिर आजमगढ़ मंडल, फिर प्रयागराज मंडल, फिर कानपुर मंडल, गोरखपुर मंडल, चित्रकूट मंडल, झांसी मंडल, देवीपाटन मंडल, अयोध्या मंडल, बस्ती मंडल, बरेली मंडल, विंध्याचल मंडल, मुरादाबाद मंडल, मेरठ मंडल, लखनऊ मंडल, बनारस मंडल और सहारनपुर मंडल। ठीक है, तो आप किस मंडल में रहते हैं ये बताइए मुझे। मेरा तो गोरखपुर मंडल है, बाकी अपने मंडल को कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखिए जिले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं ये सबको पता होगा। जिन लोगों को पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से 75 जिले हैं तो उनके नाम जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आप जो है लिख के नोट कर सकते हैं। बाकी मैं तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से हूँ, आप किस जिले से हैं, जिले का नाम कमेंट में बताइए। 22वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो देखिए उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर जिले में जो है इनका पूरा बना हुआ है
टेम्पल जो है बुद्ध जी का, वहाँ पर इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी में, और मुझे दोनों जगहों पे जाने का सौभाग्य मिला है। 23वां प्रश्न है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो देखिए जो दशावतार मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। देखिए जो दशावतार मंदिर है इसके बारे में ध्यान सुनिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। देखिए दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया कि दशावतार मंदिर में किस देवता की मूर्ति है? तो भगवान विष्णु को की मूर्ति है इसमें। और ऐसा माना जाता है कि ये गुप्त काल में बना था। गुप्त काल के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। देखिए यहाँ पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन आप कर सकते हैं इस मंदिर में जाके। और यह नहीं, मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। पट्टी पर वैष्णव पौराणिक कथाओं की नक्काशियाँ भी मिलेंगी आपको। और ये मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखता है। खैर आप वहाँ जा ना पाए तो फोटो में दर्शन कर लीजिए। 24वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो देखिए उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो आपके थे स्वामी हरिदास, ये अकबर के दरबार में, मतलब अकबर के समकालीन थे। और अकबर जो है इनके दर्शन करने वृंदावन खुद गए थे। और केलीमाल में इनके 100 से अधिक पद संग्रह है, यानी कि पुस्तक है केलीमाल, इसमें इनके 100 पदों को संग्रहित किया गया है स्वामी हरिदास के। और इनकी वाणी सरस और भावुक है। और स्वामी हरिदास का जो जन्म है ये 1478 में हुआ था। तो स्वामी हरिदास अकबर के समकालीन थे। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे प्रचलित लोक नृत्य आपका है नौटंकी, ठीक है। उत्तर प्रदेश वाले बोलते भी हैं कि बेटा नौटंकी मत करो नहीं तो तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे, ठीक है। तो नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। देखिए नौटंकी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है, जिसका मूल स्वरूप क्या है? विथी नाटक। और इसमें हाथरसी तथा कानपुरी नाट्य शैलियों द्वारा जो है संवाद, गायन और लोक नृत्य के माध्यम से लोक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये थे आपके 25 यानी कि 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसके बाद मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूँगा। आप लोग जो है बने रहिए चैनल पे। अब आपको यूपी पुलिस का सारा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर दूंगा जीएस का, ठीक है। जीएस और करंट अफेयर में कवर कर दूंगा। यूपी स्पेशल भी आपका इसी में कवर हो रहा है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और इसको शेयर कर दीजिए सभी भाइयों के पास अपने, ठीक है। थैंक यू।